वायुमंडल की विभिन्न गैसों का अध्ययन करने के बाद और वायुमंडल की परतों का अध्ययन करने के बाद आज हम वायुमंडल के अंदर धूलकण का महत्व, उत्पत्ति, उनके प्रभाव देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वायुमंडल के अंदर धूलकण दो कारणों से पाए जाते हैं। पहला प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम यानी मनुष्य के द्वारा। प्राकृतिक कारणों में उल्कापिंड। हमारी पृथ्वी के अंदर जो उसका ऊपरी वायुमंडल है उसके अंदर कई बार उल्कापिंड आ जाते हैं, जो कि घर्षण के द्वारा जो उल्कापात हो जाता है, जो उसका जो धूलकण है वे सभी वायुमंडल के अंदर फैल जाते हैं और जो उल्कापिंड है वो और कहीं चला जाता है या कई बार धरती पर भी गिर पड़ता है। तो यह एक प्राकृतिक कारण है। इसकी वजह से ही पृथ्वी के अंदर जो धूलकण की मात्रा बढ़ रही है। बाकी सभी कारणों के अंदर जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो बढ़ता नहीं है, क्योंकि वो पृथ्वी के अंदर से ही संचालित होते हैं। इसके अंदर दूसरा कारण ज्वालामुखी का फटना है। ज्वालामुखी के फटने से जो एरोसॉल्स निकलते हैं, धूल और धुएं के कण निकलते हैं, वो बहुत ऊपर तक वायुमंडल के अंदर चले जाते हैं और वहीं बिखरे रहते हैं। लेकिन कई बार उनका एक पूरा बादल सा छा जाता है, घना कोहरे का। प्राकृतिक कारणों में तीसरा कारण चक्रवात है। चक्रवात के अंदर हम देखते हैं कि जो हवा है वो गोल गोल घूमती है, तो उसके द्वारा उससे क्या होता है, पृथ्वी की सतह का जितना भी धूलकण है उस स्थान का, वो उस चक्रवात के अंदर ऊपर चला जाता है और वायुमंडल के अंदर जाकर फैल जाता है। तो ये प्राकृतिक कारण है, दो तीन ही कारण हैं, लेकिन मनुष्य के द्वारा जनित कारण अधिक हैं। उनमें सर्वप्रथम आता है हमारे जितने भी वाहन धुआं और गैस छोड़ते हैं, धूलकण छोड़ते हैं, उसके द्वारा नगरीकरण, इससे भी अत्यधिक मात्रा में धुआं निकलता है नगरों के अंदर। औद्योगिकरण, दिल्ली या कानपुर जैसे शहरों के अंदर जितने भी इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं उनके अंदर एक उनकी पहचान अलग ही होती है कि उनके अंदर धुआं या धूलकण है वो छाए रहते हैं, वहाँ का वातावरण साफ नहीं होता। चौथा कारण कुछ और कृत्रिम कारण हैं, जैसे जो न्यूक्लियर बम का परीक्षण करते हैं, हमने पोखरण में किया था, तो बहुत बड़ी मात्रा में धूल है वो वातावरण के अंदर छा गई थी। इसी तरह हम जो सैटेलाइट छोड़ते हैं अंतरिक्ष के अंदर, तो सैटेलाइट जब लॉन्च करते हैं तो बड़ी मात्रा के अंदर आसपास का धुआं है वो ऊपर की ओर उठता है। अन्य भी कई कारण हम गिना सकते हैं। इसमें सैटेलाइट के बाद एक और हम जो परीक्षण करते हैं, जैसे हम पहाड़ों को तोड़ते हैं डायनामाइट के द्वारा। डायनामाइट बम लगाकर पहाड़ों को तोड़फोड़ किया जाता है, वहाँ से सड़कें बनाई जाती हैं या अन्य किसी कारण से, तो उस कारण से भी बड़ी मात्रा के अंदर जो डस्ट पार्टिकल है, धूलकण है, वो वातावरण के अंदर पहुँच जाते हैं। तो ये दो मुख्य स्रोत हैं। प्राकृतिक स्रोत देख रहे हैं कम हैं, जबकि मानव जनित स्रोत अधिक हैं। इससे बड़ी मात्रा के अंदर जो धूलकण है वो वायुमंडल के अंदर पहुँच रहे हैं और पृथ्वी की संरचना को बिगाड़ रहे हैं। इसके बाद अब हम इसका वितरण देखते हैं। वितरण को भी हम दो तरीकों में देखते हैं, एक तो लंबवत, दूसरा क्षैतिज। लंबवत वितरण से हमारा यहाँ आशय है कि पृथ्वी के किस स्थान के
ऊपर कितनी ऊंचाई तक धूलकण पाए जाएंगे। तो इससे स्पष्ट है कि पृथ्वी के पास सबसे ज़्यादा धूलकण पाए जाएंगे, और धूलकण में भी जो मोटे कण हैं वो पृथ्वी के पास, हल्के कण बहुत ऊपर तक पहुंच जाते हैं। तो इसमें हम सीधा लिख सकते हैं कि धूलकण का लंबवत वितरण, पृथ्वी के पास धूलकण अधिक होते हैं, ऊंचाई पर जाने पर घटते जाते हैं क्षोभ सीमा तक। उसके बाद धूलकण की मात्रा नगण्य रह जाती है। इसी तरह क्षैतिज वितरण का यहाँ अर्थ इक्वेटर से पोल्स की तरफ है। तो यहाँ हम सीधा देख सकते हैं कि इक्वेटर के आसपास एक तो चक्रवात ज़्यादा आते हैं, तो उससे भी वायुमंडल के अंदर धूलकण पहुँचते हैं, और दूसरा जितने भी मरुस्थल हैं वो 23 डिग्री ऊपर और नीचे पाए जाते हैं, तो धूलकण अत्यधिक मात्रा में होते हैं। और दूसरा, पोल्स के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, बर्फ़ जमी हुई तो वहाँ धूलकण नहीं होंगे। तो क्षैतिज वितरण के हम कह सकते हैं कि इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो धूलकण की मात्रा कम होती जाती है। इसके अंदर हम एक और वितरण भी देख सकते हैं कि महासागरों पर ज़्यादा धूलकण होंगे या स्थल मंडल पर। तो सीधा हम देख सकते हैं कि स्थल मंडल पर धूलकण की मात्रा ज़्यादा होती है। वितरण देखने के बाद धूलकण का महत्व, कि इसके हमारे वायुमंडल के अंदर क्या महत्व होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला और जो महत्वपूर्ण है वो है आर्द्रता ग्राही केंद्र, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली की तरह काम करते हैं। यानी वायुमंडल से जो भी जलवाष्प होते हैं, हवा के अंदर पहुंचते हैं, उनको संघनन जब होना होता है तो उन्हें कोई केंद्र की आवश्यकता होती है। वो केंद्र क्या होता है? यही डस्ट पार्टिकल होते हैं। यानी डस्ट पार्टिकल के चारों ओर बूंदें हैं वो संघनित हो जाती है, फिर बादल बनते हैं। तो हम सीधा कह सकते हैं कि बरसात कराने के लिए डस्ट पार्टिकल की आवश्यकता होती है। जलवाष्प कितने ही हो जाएं, ह्यूमिडिटी कितनी भी हो जाए, 100%, 200, 400, लेकिन जब तक वायुमंडल के अंदर डस्ट पार्टिकल नहीं होंगे तब तक बरसात नहीं होगी। तो एक तो आर्द्रता ग्राही केंद्र मुख्य है। दूसरा, स्कैटरिंग, या हम कहें नीला आकाश हमें क्यों दिखता है? धूलकण के लगने के बाद प्रकाश की किरणें क्या है? स्कैटरिंग हो जाती हैं, उस कारण से हमें आकाश नीला दिखाई देता है। तीसरा इसका मुख्य महत्व, डिफ्यूजन, या हिंदी में कहें विसरण, और स्कैटरिंग को कहते हैं प्रकीर्णन। डिफ्यूजन से ही हमारा आशय है कि ट्विलाइट आपने नाम सुना होगा, कि पृथ्वी पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो जिस भाग में पड़ती हैं तो इधर दिन है और इधर नाइट है। लेकिन कुछ स्थान जैसे यहाँ होगी मॉर्निंग और नीचे होगी इवनिंग। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि धरती क्या है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। तो मॉर्निंग से कुछ समय पहले जो स्थान है, इस स्थान पर हालांकि अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है, क्योंकि सूर्य की किरणें अभी यहाँ नहीं पहुँची है। यह भाग जब सूर्य के सामने आएगा तभी यहाँ किरणें पहुँचेंगी। लेकिन फिर भी इस भाग के अंदर जो कुछ रोशनी हमें दिखाई देती है सुबह, और इसी तरह शाम को भी यहाँ सांध्य प्रकाश, इधर सुबह का प्रकाश, वो कैसे होता है? वो डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण होता है। यानी जो वायुमंडल के अंदर यहाँ धूलकण है, इसके ऊपर, उन पर जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो वो क्या है? प्रकाश को नीचे की ओर स्कैटरिंग कर देंगी, इससे हमें चीज़ें दिखाई दे जाती है। एक दिन के समय भी डिफ्यूजन होता है, वो भी अति महत्वपूर्ण है हमारे लिए, कि दिन के समय जब, अब जैसे हम यहाँ इस कमरे के अंदर खड़े हैं, सूर्य का प्रकाश इसके अंदर डायरेक्ट नहीं आ रहा है, सूर्य बाहर चमक रहा है, लेकिन फिर भी हम कमरे की ये लाइट बंद कर दें तो भी हमें यहाँ पर चीज़ें और वस्तुएं दिखाई देंगी। इसका क्या कारण है? कि जो धूलकण के मोटे मोटे कण होते हैं वो प्रकाश को जब उसके ऊपर टकराता है तो वो स्कैटरिंग, ये डिफ्यूजन
कर दिया जाता है, जिससे कि हमें दिखाई पड़ता है। अब आप देख सकते हैं कि इसका महत्व कितना है। यदि वायुमंडल के अंदर धूलकण ना हो तो फिर शाम के बाद वाला प्रकाश हमें नहीं दिखाई देगा, सुबह से पहले नहीं देगा, या दिन में भी हमारे कमरे के अंदर कोई प्रकाश नहीं होगा। बाहर तो प्रकाश होगा लेकिन अंदर आएंगे तो अचानक अंधेरा मिलेगा, तो इससे बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो ये सब इसका महत्व है। उसके बाद हम इसके प्रभाव और देखते हैं। प्रभावों के अंदर सबसे पहला है वर्षा में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि धूलकण ज़्यादा होंगे तो जलवाष्प ज़्यादा मात्रा के अंदर संघनित होंगे, ज़्यादा बादल बनेंगे, तो उससे वर्षा के अंदर काफ़ी फायदा होगा। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग, जो कि एक सर्वमान्य तथ्य है कि धूलकण जितने ज़्यादा हो जाएंगे वायुमंडल के अंदर, तो यहाँ हमारे वायुमंडल के अंदर बहुत ज़्यादा यदि धूलकण हो गए तो धूलकण का मुख्य काम एक तो ये है कि सूर्य से आने वाले प्रकाश को थोड़ा सा वे अवशोषित कर लेते हैं, फिर धरती जो ताप छोड़ती है उसको भी वे अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए धरती का तापमान उच्च बनाए रखते हैं। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ज़्यादा काम करती है, लेकिन धूलकण भी इसमें काफ़ी सहयोग करते हैं। अब यदि धूलकण ज़्यादा हो गए वायुमंडल के अंदर तो निश्चित ही एक परत बन जाएगी मोटी, जो कि गर्मी को बाहर जाने ही नहीं देगी, तो अंदर का तापमान धरती का काफ़ी उच्च हो जाएगा। उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। फिर इसका एक चीज़ और भी हो सकता है, ग्लोबल कूलिंग, यानी जब धूलकण ज़्यादा हो जाएंगे तो ऊपर से आने वाले प्रकाश को ये ज़्यादा मात्रा के अंदर नीचे नहीं आने देंगे, क्योंकि एरोसोल्स काफ़ी यदि हो जाएंगे तो अंदर गर्मी की कमी हो सकती है, या हम कहीं सूर्य की किरणें हमारे तक कम पहुंचेंगी, उससे हम एक आइस एज के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ये भी इसका एक ग्लोबल कूलिंग भी हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसके बाद चौथा, जैव द्रव्यमान में कमी। सड़कों के किनारे आपने अनेक पेड़ पौधे लगे देखे होंगे, और ख़ासकर शहरों के अंदर जहाँ पर काफ़ी मात्रा के अंदर पेड़ पौधे हैं, उनके ऊपर धूल के कण लगे होते हैं, तो वे पूरे हरे भी नहीं दिखाई देते, तो उनकी पत्तियां हैं वो प्रकाश संश्लेषण का काम बंद कर देती हैं, तो वे पौधे छोटे रह जाते हैं और उनका बायोमास है उसके अंदर भी कमी आ जाती है। तो ये एक इसकी मुख्य समस्या है। शहरों के अंदर जो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण भी यही है कि पौधे कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं वहाँ, क्योंकि प्रदूषण ही इतना अधिक है। उसके बाद सांस के रोगों में वृद्धि। धूलकण जितने ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा हमारे वो अंदर चले जाएंगे। जब हम सांस लेते हैं बार बार, तो उससे जो सांस के रोगी हैं उनको अत्यधिक समस्या होगी, दमा है, अस्थमा है, या अन्य कोई फेफड़ों की बीमारी है, उन सब में उन्हें परेशानी होगी। तो ये हमारा धूलकण, इसकी परिभाषा क्या होगी कि ये वायुमंडल के अंदर कौन सी अवस्था में मिलते हैं, आप बता सकते हैं, ठोस, गैस या तरल। तो ये ठोस अवस्था के अंदर पाए जाते हैं, धूल के कण होते हैं। फिर हमने इसका स्रोत देखा कि मानवीय स्रोत ज़्यादा काम कर रहे हैं। उसके बाद इनका जो वितरण है, लंबवत और क्षैतिज महत्व, और
विसरण किस तरह डे लाइट में सहयोग करते हैं, इसके प्रभाव। तो इसके अंदर जो इसकी मात्रा जो बढ़ रही है वैश्विक, इसको तुरंत प्रभाव से रोकने की आवश्यकता है, या हमारे जो नीति निर्धारक हैं उनको इस ओर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि जो धरती का एक नेचुरल बैलेंस है, जो हमने देखा था कि कृत्रिम कारक ज़्यादा थे, प्राकृतिक बहुत कम थे, तो प्राकृतिक कारकों तक ही इसे सीमित रखा जाए ताकि धरती है वो रहने लायक बची रहे। धन्यवाद।